डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स। आज मैं आपको असामान्य मनोविज्ञान के संबंध में कुछ जानकारी दूंगा। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत पिछले क्लास में मैंने बताया था कि फ्रायड ने मन को दो वर्गों में बांटा था। एक को कहा था गत्यात्मक पहलू और दूसरे को कहा था आकारात्मक पहलू, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड और डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड। तो आज मैं आपको आकारात्मक पहलू के बारे में बताऊंगा कि मन का आकारात्मक पहलू क्या है, मन का टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है। इसके संबंध में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। फ्रायड ने मन के आकारात्मक पहलू के संबंध में कहा है कि आकारात्मक पहलू मन का वह भाग है जहाँ संघर्षमय परिस्थितियों की गत्यात्मकता उत्पन्न होती है। संघर्षमय परिस्थितियों की गत्यात्मकता उत्पन्न होती है से तात्पर्य यह है कि जब दो या दो से अधिक इच्छाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं व्यक्ति के मन में, तो ऐसी परिस्थिति में मन के अंदर एक संघर्ष होता है और उस संघर्षमय परिस्थिति का जो लोकेशन है कि कौन सी परिस्थिति में कौन सा संघर्ष किस स्थान पे होगा, इस लोकेशन के बारे में टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड में फ्रायड ने चर्चा की है कि मन का आकारात्मक पहलू यानी कि वह कौन सा स्थल है जहाँ पे मन के संघर्षों का आपस में ये होता है और व्यक्तित्व की गत्यात्मक शक्तियों के बीच जो संघर्षों का कार्य स्थल है वह मन का आकारात्मक पहलू है। मन का आकारात्मक पहलू क्या है कि मन के गत्यात्मक शक्तियों के बीच जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष का जो स्थल होता है, उसका जो कार्य स्थल होता है, वह मन का आकारात्मक पहलू होता है। तो फ्रायड ने मन के आकारात्मक पहलू को 3 वर्गों में बांटा है। एक को कहा है चेतन, दूसरे को कहा है अवचेतन और तीसरे को कहा है अचेतन। एक को कहा है कॉन्शस, दूसरे को कहा है सबकॉन्शस और तीसरे को कहा है अनकॉन्शस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चेतन क्या है। तो चेतन यह मन का एक ऐसा भाग है जिसका संबंध वर्तमान से होता है। ठीक है, चेतन का संबंध वर्तमान से होता है। वर्तमान में जो चीज़ें हमारे मन में रहती हैं, वर्तमान में जो घटनाएं हमारे मस्तिष्क के अंदर रहती हैं, वह चेतन के अंदर कहा जाता है। वह कहा जाता है कि वह चेतन के अंतर्गत आता है। यानी कि चेतन मन के अंतर्गत वैसी घटनाएं या वैसी इच्छाएं या वैसे हमारी जो ये है उसमें रहती हैं जो कि जब भी व्यक्ति चाहे उसको रिकॉल कर सकता है। उसको रिकॉल करने में यानी उसका प्रत्यावाहन करने में व्यक्ति सक्षम रहता है। जैसे क्लास में टीचर यदि कुछ पूछा किसी व्यक्ति से, किसी स्टूडेंट से, और वह स्टूडेंट उस पूछे गए प्रश्न का जवाब यदि दे देता है, तो इसका मतलब कि वे बातें, वह जो उत्तर था वह उस व्यक्ति का, उस स्टूडेंट के चेतन में था। क्योंकि चेतन में जो स्मृति चिन्ह रहता है, स्मृति चिन्ह का मतलब होता है जब भी हम कुछ सीखते हैं, जब भी हम कुछ लर्न करते हैं, तो उसका मस्तिष्क में एक चिन्ह बनता है, एक निशान बनता है जिसको हम की स्मृति चिन्ह या मेमोरी ट्रेस कहते हैं। ये मेमोरी ट्रेस व्यक्ति के अंतर्गत जितना गाढ़ा होगा, जितना ज़्यादा वह गहरा होगा, वह उतने समय तक याद रहता है। तो चेतन में एक स्मृति चिन्ह बनता है, एक जो कुछ भी हम सीखते हैं, और जब भी रिकॉल करने की बात आती है हम उसको रिकॉल कर देते हैं। तो कहते हैं कि वह चेतन का, यदि वह बातें जो है वह हमारे चेतन में थीं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि यह मन का सबसे छोटा भाग होता है,
चेतन जो होता है वह मन का सबसे छोटा भाग होता है। उसी तरह से मन के इस भाग के विषय में व्यक्ति न्यून रहता है, यानी कि व्यक्ति चेतन की बातों के बारे में व्यक्ति पहले से ही विज्ञ रहता है, यानी कि न्यून रहता है। ऐसा नहीं है कि वह उसके बारे में अनभिज्ञ रहता है। चेतन में जो बातें होती हैं व्यक्ति उस बात को अच्छी तरह से जानता है। जब भी उससे कुछ पूछा जाता है तो तुरंत वो उसका जवाब दे देता है। जब परीक्षा हॉल में कोई विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे रहा हो, वैसी परिस्थिति में वह लिखते जाता है और उसको एक एक बातें याद आती रहती हैं और वह हूबहू जो कॉपी में पढ़ा है, किताब में पढ़ा है, जो नोट्स में पढ़ा है उसको वह लिख देता है। इसका मतलब कि वह बातें, वह जो मैटर था वह उसके चेतन में था। उसी तरह से मन ये बाह्य जगत की वास्तविकताओं से निकट का संबंध रहता है। इसका जो संबंध रहता है किसका? चेतन का बाह्य जगत के घटनाओं से या वास्तविकताओं से उसका एक निकट का संबंध होता है। उसी तरह से वर्तमान घटनाओं की स्मृति चिन्ह इसमें रहती है। जो भी वर्तमान घटनाएं घटती हैं उसका स्मृति चिन्ह उसके अंदर रहता है, उस चेतन में रहता है और जब भी उसको रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती है वह उसका रिकॉल कर लेता है। उसी तरह से मन का जो दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं अवचेतन। तो मन के आक्रात्मक पहलू का जो दूसरा भाग है वह है अवचेतन। अवचेतन यानी कि सबकॉन्शस या अर्धचेतन भी इसको कहा जाता है। हमारे अर्धचेतन में वैसी घटनाएं रहती हैं, वैसी बातें रहती हैं जो कि कुछ प्रयास के बाद हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे चेतन में जो घटनाएं रहती हैं, जो वस्तुएं रहती हैं, जो हमारे यादगार चीज़ें रहती है जिसको हम जब भी चाहें रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन अवचेतन के साथ ऐसी बात नहीं है। अवचेतन में वैसी ही बातें रहती हैं जो कि हमें यदि अकस्मात पूछ दिया जाए तो हम उसके जवाब देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन वह अचेतन में भी नहीं रहता है। वे बातें अचेतन में भी नहीं रहती हैं और चेतन में भी नहीं रहती हैं। तो न चेतन में रहती हैं न अचेतन में रहती हैं। वैसी स्थिति में वह एक बीच का भाग है, एक बीच का स्थल है जिसको कि अर्धचेतन या अवचेतन या सबकॉन्शस कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो बातें रहती है उसको यदि थोड़ा सा मस्तिष्क पे जोड़ दिया जाए, यदि हम किसी बात को रिकॉल करने के लिए थोड़ा सा हम सोचें, उस पर मस्तिष्क पर अपने जोड़ दें तो वह बातें याद आ जाती हैं। आपके साथ भी ऐसी घटनाएं अक्सर घटती होंगी। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी का नाम पूछता है या किसी व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं, इसका नाम भी जानते हैं, लेकिन उस समय आपको याद नहीं आता है। बहुत जोड़ देते हैं, बहुत देर तक आप सोचते हैं उसके बारे में, आपको याद नहीं आता है और कुछ देर के बाद फिर उसका नाम अकस्मात आपको याद आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि वह जो व्यक्ति को जो नाम था वह आपके अवचेतन में था, वह चेतन में नहीं था। यदि चेतन में रहता तो आप तुरंत उसका नाम रिकॉल कर लेते। यदि अचेतन में रहता तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके नाम को कभी भी याद नहीं कर पाते, कितना भी आप जोड़ देते अपने मस्तिष्क पर। लेकिन चूंकि वह अवचेतन में था इसलिए कुछ आप मस्तिष्क पर अपने जोड़ देते हैं तो उसको आप रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कोई गाना बजता हुआ लाउड स्पीकर से गाना बजाते हुए आपके बगल से निकल जाता है, आपके घर के बगल से, आपके कॉलेज के बगल से, आप उसको सुनते हैं और सुनने के बाद आपको लगता है कि इस पिक्चर को हम देखे हैं, इसमें अमुक हीरो था, अमुक सिचुएशन था, सब कुछ आपको याद आ रहा है, लेकिन फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत जोर आप देते हैं, बहुत सोचते हैं उसके बारे में, तब आपको याद आता है। इसका मतलब कि वह बातें आपके अचेतन में थी। ठीक है, तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है कि यह चेतन और अचेतन के बीच का भाग है। यह चेतन और अचेतन के बीच का भाग है। यह कॉन्शस और अनकॉन्शस के बीच का भाग है जिसको कि अवचेतन कहा जाता है। उसी तरह से इसके विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं रहता है।
तात्कालिक ज्ञान जिसको इमीडिएट नॉलेज कहा जाता है, वह इमीडिएट नॉलेज व्यक्ति में नहीं रहता है। ये अवचेतन की धारणा हुई। उसी तरह से मन का जो तीसरा भाग है उसको हम कहते हैं अचेतन। अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस, यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है। मन का सबसे बड़ा भाग 7/8, ये मन का वह भाग है जिसमें बहुत सारी हमारी स्मृतियाँ, बहुत सारे हमारे विचार, बहुत सारी हमारी इच्छाएं, वैसी इच्छाएं, वैसे विचार जो दैनिक जीवन में हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, वैसे विचार, वैसी इच्छाएं जो हमारे किसी कारणवश हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। वह इच्छा हमारे अंदर जागृत तो होती है लेकिन उसी इच्छा की हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वैसी इच्छाएं हमारे अचेतन में रहती हैं। यह मन का इतना बड़ा भाग है कि कहने वाले लोगों ने तो इसको यानी कि अचेतन को डस्टबिन कहा है। डस्टबिन का मतलब होता है कूड़े कचरे रखने का, जो फेंकने का जो जगह होता है, जो पॉट होता है, वह डस्टबिन है। और अचेतन को लोगों ने डस्टबिन कहा है क्योंकि अचेतन में ये जितने भी हमारे मन के कूड़े कचरे हैं, कूड़े कचरे का मतलब हुआ जो ऐसी इच्छाएं जो अनैतिक हैं, ऐसी इच्छाएं जो असामाजिक हैं, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं की जा सकती, सामाजिक बंधन के कारण, किसी दूसरे कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। वैसी परिस्थिति में हम उस इच्छा का दमन कर देते हैं, उस इच्छा को हम दबा देते हैं। नहीं चाहते हुए भी वह इच्छा हमारी दमित हो जाती है क्योंकि वह फुलफिल नहीं हो पाता है, उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो वैसी परिस्थिति में वह अचेतन में चला जाता है। ठीक है, वैसी परिस्थिति में वह अचेतन में चला जाता है। और अचेतन के में जाने के बाद ऐसी बात नहीं है कि अचेतन में जाने के बाद वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है, नहीं। अचेतन मन का एक ऐसा भाग है जिसमें हमारे अनुभव, जिसमें हमारे विचार, जिसमें हमारे चेतना में लाने में हम संभव नहीं हो पाते हैं। जो विचार, जो हमारे अनुभव होते हैं, उसको हम यदि बहुत प्रयास करेंगे कि हम उसको फिर से चेतना में ला दें तो यह संभव नहीं है। जो विचार दमित हो गया है, जो इच्छाएं हमारी दमित हो गई हैं, वे उन इच्छाओं को या उन विचारों को हम पुनः चेतना में नहीं ला सकते हैं। यदि उन विचारों या उन इच्छाओं की पूर्ति होती है तो उसके बहुत सारे दूसरे मैकेनिज्म हैं जिसको हम मेंटल मैकेनिज्म कहते हैं। उन मेंटल मैकेनिज्म के द्वारा हम उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, जैसे कि सम्मोहन के द्वारा, जैसे कि मनोविश्लेषण के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दैनिक जीवन की भूलों के द्वारा। दैनिक जीवन में भी रोज़ ऐसी गलतियां हम करते हैं जो कि उसके कारण की जानकारी हमें नहीं रहती है। तो अचेतन में जो विचार रहते हैं वे भी निष्क्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि वे विचार, वे इच्छाएं हमेशा प्रयासरत रहती हैं कि कब हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए। ऐसा नहीं है कि अचेतन में जो विचार दमित कर दिए गए वे विचार वहाँ जाकर निष्क्रिय हो गए, नहीं, वे निष्क्रिय नहीं होते हैं, बल्कि वैसे विचार हमेशा सक्रिय रहते हैं और हमेशा इस समय का इंतजार करते हैं जबकि चेतन की लगाम थोड़ी ढीली पड़ जाए। ज्यों ही चेतन की लगाम ढीली पड़ती है त्यों ही अचेतन के दमित विचार, वे अनैतिक विचार, वे असामाजिक विचार, वे अवांछनीय विचार अपनी पूर्ति कर लेते हैं। ये तो बात यहाँ आती है कि लगाम, ये जो चेतन की लगाम की बात हम कर रहे हैं तो ढीली कब पड़ती है? कब ढीली पड़ती है? यह ढीली पड़ती है जब हम सोए हुए रहते हैं, जब हम सुषुप्तावस्था में रहते हैं। वैसी परिस्थिति में हमारा चेतन भी मृत प्राय रहता है, सुषुप्तावस्था में रहता है और उस समय हमारे चेतन की लगाम ढीली रहती है और उस समय अचेतन के दमित विचार, जो भी विचार उसमें हैं, वे अपना फुलफिलमेंट स्वप्न के माध्यम से कर लेते हैं।
उसी तरह से दैनिक जीवन में भी बहुत सारी रोज़ भूलें होती हैं, हमसे गलती कर देते हैं। और यदि पूछा जाए कि आपने ये काम क्यों किया, ये व्यवहार आपने क्यों किया, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? व्यवहार तो मेरा था, उस कार्य को तो मैंने किया है। लेकिन जब हमसे पूछा गया कि क्यों आपने किया, तो हम उसके जवाब देने में अक्षम हैं, हम नहीं जवाब दे पाते। कह देते हैं कि अरे यूं ही हो गया। नहीं, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारा कोई भी व्यवहार बिना कारण का नहीं होता है। हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है कि उस कारण की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन उस कारण की जानकारी नहीं होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उस कारण की उस व्यवहार का कारण नहीं है। कारण तो है। तो अब यहाँ बात आती है कि वह व्यवहार जो मैंने किया था या जो मैंने किया, जैसे कि कोई व्यक्ति आगे जा रहा है और उसको हम अपने दोस्त का नाम लेकर पुकार दिए, लेकिन वह व्यक्ति जब पीछे मुड़ के देखता है तो हम कहते हैं कि ओ सॉरी, हमको लगा कि मेरा दोस्त है। उसी तरह से बहुत सारी भूलें, लिखना कुछ चाहते हैं लिख कुछ और जाते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ और जाते हैं। तो दैनिक जीवन में इस तरह की बहुत सारी हमारे एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं हमसे, जिसके कारण की जानकारी हमें नहीं होती है। तो इस कारण की जानकारी हमें क्यों नहीं होती है, यदि इसके बारे में हम सोचें तो इसका एक ही अर्थ है, इसका एक ही मतलब है कि वह जो हमारा व्यवहार था वह अचेतन से गाइड हो रहा था। ठीक है, वह जो हमारा व्यवहार हुआ जिसके कारण की जानकारी हमें नहीं है, वह व्यवहार हमारे अचेतन से गाइड हो रहा था। और चूंकि अचेतन में जो इच्छाएं हमारी दमित रहती हैं, उन इच्छाओं की हमें कोई जानकारी फिर नहीं रहती हैं। जब वह दमित हो जाता है तो हम खुद ही उसको भूल जाते हैं कि कौन सी इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई थी और उसका फुलफिलमेंट हम नहीं कर पाए थे। तो उन इच्छाओं की पूर्ति हम अन्य माध्यमों से, अन्य मनोरचनाओं से हम कर लेते हैं। तो यदि हम ये कहें कि अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग है, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरा असामान्य मनोविज्ञान, हमारा इतना बड़ा मनोविज्ञान की इमारत जो आपको दिखाई देती है, वह इसी बात पे निर्भर है। उसका बुनियाद अचेतन ही है। क्योंकि व्यक्ति के जो भी व्यवहार होते हैं और जिस व्यवहार की जानकारी व्यक्ति को नहीं रहता है, जिस व्यवहार के कारण की जानकारी व्यक्ति को नहीं रहता है, वह अचेतन से गाइड होता है। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं कि यह मन का सबसे बड़ा भाग है। अचेतन की पहली विशेषता यही है कि यह मन का सबसे बड़ा भाग है। उसी तरह से यह गत्यात्मक स्वरूप का होता है। गत्यात्मक स्वरूप का होता है कि मतलब कि इसमें जो भी हमारे विचार, जो भी इच्छाएं, जो भी विशेष, जो भी हमारी जो ये रहती हैं, उसमें जो जाने के बाद या उसमें दमित होने के बाद वे निष्क्रिय नहीं होती हैं, वह गतिमान होती हैं। गत्यात्मकता उसमें होती है, वह डायनेमिक्स होता है। वह हमेशा इस प्रयास में रहता है कि कब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। उसी तरह से यह शैशव स्वरूप का होता है। शैशव का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा। तो शैशव स्वरूप का होता है का मतलब कि इसमें जो भी इच्छाएं होती हैं, जो दमित रहती हैं, वह हमेशा इस प्रयास में रहती हैं। जिस तरह से बच्चा हमेशा यह प्रयास में रहता है कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए, उसके लिए यह वह नहीं देखता कि सिचुएशन सही है कि नहीं, हमारी जो इच्छा है उसको पूरा लोग कर पाएंगे कि नहीं, हमारे पेरेंट्स उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन वह इच्छा उसके अंदर जागृत होती है और वह उसको पाना चाहता है। उसी तरह से अचेतन में दमित विचार भी हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि कब हम उसकी पूर्ति कर लें। उसी तरह से इसमें बिना संघर्ष के परस्पर विरोधी इच्छाएं एवं विचार एक साथ रहते हैं। इसके अंतर्गत बिना किसी संघर्ष के दोनों तरह की इच्छा, दोनों तरह के यानी संघर्ष, बिना के संघर्ष के इसमें रहते हैं दोनों तरह की इच्छाएं। यह व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। क्या है? अचेतन जो है वह व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति उस पर नियंत्रण कर ले, क्योंकि व्यक्ति के यदि वह नियंत्रण में रहता
तो जब भी व्यक्ति को इच्छा होती वह उसको रिकॉल कर लेता, वह उसको प्रदर्शित कर देता। हम कोई हम मिस्टेक किए, कोई गलत ये कि व्यवहार हमारा हुआ और हमसे कोई पूछता कि अमुक व्यवहार आपने क्यों किया, तो हम उसका तुरंत उसका जवाब देते कि हमारा इस कारण से किया। यानी कि इसमें व्यक्ति का नियंत्रण बिल्कुल ही नहीं रहता है, क्योंकि जो भी चीज़ें अचेतन में दमित रहती हैं उसका व्यक्ति के नियंत्रण से वह परे होता है। उसी तरह से यह मन की इच्छाओं की पूर्ति छद्म रूप में करता है। छद्म, मैंने स्वप्न के बारे में आपको बताया नहीं था, बल्कि हमारे कुछ नोट्स आपको मिले होंगे, उसमें मैंने स्वप्न की चर्चा की है कि इसमें छद्म रूप का मतलब होता है कि वेश बदलकर बहरूपिया की तरह डिस्गाइज्ड फॉर्म में यह आता है। जैसे कि स्वप्न में हम डायरेक्ट स्वप्न न देखकर और यह छद्म भेष में देखते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे स्वप्न हम देखते हैं जिसमें कि हमको लगेगा कि हमारी ये इच्छा नहीं थी, क्योंकि इच्छा की जो पूर्ति नहीं होती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जो इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, वही अचेतन में दमित रहती हैं। ठीक है, अचेतन में दमित विचार ही हमारे स्वप्न के माध्यम से पूरे होते हैं। तो कुछ स्वप्न हम ऐसे भी देखते हैं जो जब सुबह नींद खुलती है और उस स्वप्न के बारे में हम जो विचार करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यह तो मेरा विचार हो ही नहीं सकता है, कभी इस तरह का हमने कभी सोचा ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कि वह आपके ही विचार हैं, आपको याद नहीं हो ये अलग बात है। वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो जागृत हुई, जो ही जागृत हुई उसी समय उसको दबा दिया जाता है, उसको रिप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये छद्म भेष में इसलिए आती हैं कि नींद की अवस्था में चूँकि चेतन सुषुप्तावस्था में रहता है, चूँकि चेतन की लगाम ढीली रहती है, इसके बावजूद अचेतन के दमित इच्छाओं को हमेशा यह डर बना रहता है कि कब चेतन जग जाए और उस इच्छा की पूर्ति नहीं होने दे। इसलिए वह भेष बदल के दूसरे रूप में दूसरे जिसे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में आप स्वप्न देखेंगे और उसको लगेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति है, ना हम उसको पहचानते हैं ना कुछ है, लेकिन उसका अर्थ यह हुआ कि वह बहुरूपिया टाइप का वह वेश बदल कर आया हुआ है, इसलिए आप उसको पहचान नहीं रहे हैं या हम उसको दूसरे रूप में देख रहे हैं। तो ये सारे जो हैं वे अचेतन की विशेषताएं हैं। यदि ये तीनों को मिला के हमको देखना पड़े और समझने में आसानी होगी कि चेतन, अवचेतन और अचेतन है क्या, तो उसको एक बर्फ के टुकड़े से हम एक उदाहरण के द्वारा, बर्फ के टुकड़ा के उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल दें, ठीक है, उसको पानी में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं साफ पानी में, तो देखिएगा कि इस बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है और एक छोटा सा हिस्सा ऊपर में तैरता रहता दिखाई देता है। तो जो पानी के ऊपर पानी के सतह के ऊपर का जो हिस्सा हमको स्पष्ट दिखाई देता है वह चेतन है, वही चेतन है। वह बर्फ का टुकड़ा एक पूरा मन हुआ और मन का वह एक छोटा सा भाग चेतन है जो पानी के सतह के ऊपर दिखाई देता है। उसके पानी के सतह के नीचे थोड़ा सा हम अगर आँख से पे जोर दे के उसको देखते हैं तो थोड़ा सा और दिखाई देता है। पानी के सतह के नीचे थोड़ा हम जोर देने के बाद वो दिखाई देगा कि कुछ है, तो थोड़ा सा भाग और दिखाई देता है। वह क्या है? वह अवचेतन है, वह सबकॉन्शियस है। लेकिन उस बड़े बर्फ के शिला का बहुत बड़ा भाग जो पानी के अंदर रहता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वह हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। जब उस बर्फ के टुकड़े को बाहर निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कि यह इतना बड़ा टुकड़ा था और हमको दिखाई नहीं दे रहा था।
तो जो भाग हमको नंगी आँखों से पानी के अंदर दिखाई नहीं देता है वह भाग अचेतन है। वह मन का सबसे बड़ा भाग है और वही अचेतन है, और उस अचेतन को ही हम मन का सबसे बड़ा भाग कहते हैं। और उसी में सारी हमारी दमित इच्छाएं, जो दिन भर प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो हमारे अंदर जागृत होती हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वे अचेतन में दमित हो जाती हैं। फ्रायड के अनुसार ये मन के आकारात्मक पहलू के तीन उनके उसके भाग थे, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अब मन के दोनों भागों के बारे में चर्चा मैं कर चुका आपसे। मन के गत्यात्मक पहलू के बारे में एक दिन चर्चा किया था और दूसरे दिन आज मन के आकारात्मक पहलू के बारे में चर्चा किया हूँ। अब आगे अगले क्लास में हम अपने सिलेबस के अनुसार आगे देखेंगे कि क्या पढ़ना है। आप भी उसको अपने घर से पढ़ के आएंगे। थैंक यू।